हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। चलो, हम लोग का लेक्चर चल रहा था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप भाग लेते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सबस्ट्रेट पर पोलैरिटी इंड्यूस्ड होता है, फिर बॉन्ड ब्रेक होता है जो कि दो तरह से होता है, होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन, समांश विखंडन और विसमांश विखंडन। बॉन्ड टूटने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, और फिर इंटरमीडिएट बहुत कम समय के लिए बनते हैं और लास्ट में प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रिया के मध्यवर्ती। ठीक है, अभिक्रिया के मध्यवर्ती। तो क्या होता है मध्यवर्ती, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, मध्यवर्ती क्या होता है। जैसे अपने पास रिएक्टेंट होता है जिसको आप लोग बोलते हो अभिकारक। अभिकारक, ठीक। अभिकारक किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट रिएक्शन के फलस्वरूप प्रतिफल या उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन इससे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले उससे पहले बीच में एक चीज और बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्टेंट के बाद मिलता है हमें इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद तब जाके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट का निर्माण होता है। पहले अभिकारक, फिर मध्यवर्ती, फिर उसके बाद प्रतिफल। और ये जो इंटरमीडिएट होता है बच्चों, एक मुख्य रूप से कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बन आयन हो सकता है, और फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन, कार्बन पर निगेटिव चार्ज कार्बन आयन, और कार्बन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा बट उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। मुख्यतः ये तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ और होते हैं जैसे कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इसको हम लोग अलग से बाद में देखेंगे जब इफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे तब। अभी जो काम है वो इन तीनों का है, कार्बोकेटायन का, कार्बन आयन का और फ्री रेडिकल। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले किसमें कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट में। और इंटरमीडिएट बड़ा अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी, मात्र 10 to the power -8 to 10 to the power -6 सेकेंड के लिए ही बनते हैं, और इसके बाद तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो बारी बारी से हम लोग एक एक इंटरमीडिएट को डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे आज के लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जिसे प्यार से आप लोग मुक्त
ठीक है, क्या बोलते हैं, मुक्त मूल्य, फ्री रेडिकल या मुक्त मूल्य। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो ए और बी के बीच में बॉन्ड है और लेट मान लो ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है, ठीक है। ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल है। दोनों ईमानदार है या दोनों बेईमान है, जितना ए ईमानदार है उतना ए ईमानदार है, या फिर जितना ए बेईमान है उतना ही ए बेईमान है। दोनों बिल्कुल सेम नेचर का है बच्चों। तो जब दोनों सेम नेचर का है तो ये बना कैसे होगा, ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में शेयरिंग होने से, साझेदारी होने से ए और बी के बीच बॉन्ड बना होगा। अब क्या है, इन्हें अलग होना है, ठीक है, अलग होना है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर है, तो जितना इलेक्ट्रॉन को ए खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को बी खींचेगा, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिलने वाला है यहाँ पे ए पर एक इलेक्ट्रॉन और बी पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए पर एक इलेक्ट्रॉन और बी पर एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे बच्चों ए का फ्री रेडिकल, ए का फ्री रेडिकल है, और ई क्या है, ए है बी का फ्री रेडिकल, ए का फ्री रेडिकल है और बी का फ्री रेडिकल है, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि अपने पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और अब इन्हें अलग होना है बच्चों, अलग होना है इन्हें। तो चूंकि दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सेम एटम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन्हें ही हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूल्य, कार्बन मुक्त, कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर है? दो समान परमाणु के बीच में, दो सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जब बॉन्ड रहेगा, तो जब वो अलग होंगे, जब बॉन्ड टूटेगा तो समांश विखंडन होगा, होमोलाइसिस होगा। इस प्रकार का बॉन्ड विखंडन हुआ है यहाँ पर, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, समांश विखंडन, समांश विखंडन। और इसमें क्या होता है, दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अगर कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तो कार्बन फ्री रेडिकल, किसी दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड हो तो उस एटम का फ्री रेडिकल। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक बार जरा सा आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटा कर दो इसको, चलो पहले इनका कॉपी करो। ये हेडिंग है रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहले यहां तक देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा देंगे। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करो। चलो हो गया, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
साइलेंट फीचर्स ऑफ फ्री रेडिकल मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ भाई साहब, मुक्त मूलक के मुख्य विशेषताएं मुक्त मूलक के मुख्य विशेषताएं, क्या क्या सुंदरता है इसकी, क्या क्या ब्यूटीफुलनेस है इसकी, वो देखेंगे हम। तो देखो मुक्त मूलक होता क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था भाई साहब, ए कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ए कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इसका मतलब है कि मुक्त मूलक का निर्माण समान विखंडन के द्वारा होता है। मुक्त मूलक का निर्माण होमोलाइसिस के द्वारा होता है, समान विखंडन के द्वारा होता है। तो पहला विशेषता तो यही हो गया। पहला विशेषता हो गया, एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहला विशेषता फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइसिस फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइसिस मतलब क्या मतलब इसका बताओ? इसका मतलब समान विखंडन से प्राप्त होते हैं। पहली बात समान विखंडन से प्राप्त होते हैं। जब दो एटम के बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तब क्या मिलता है? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया भाई, तो आपको मिल गया फ्री रेडिकल। दूसरी बात, चूंकि ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होते हैं, इसलिए ना किसी पर प्लस ना किसी पर माइनस। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि न्यूट्रल स्पेसीज मतलब उदासीन स्पेसीज होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद देखना ध्यान से, एक बात और यहां पर ध्यान दो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी कौन होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और ए वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूट रहा है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? CH3 के बीच बंधन था, इथेन, और हमें समान विखंडन करवाना है, होमोलाइसिस। तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। तो अगर मैं पूछूं कि अलग होने के बाद ये अलग हो गया, देखो C अलग हो गया, इधर H और इधर H, इस वाले की बात कर रहे हैं। और इसके पास यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ कि इस कार्बन के पास, यानी जो कार्बन फ्री रेडिकल बना, इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ध्यान से सुनना, काउंट करते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो बॉन्ड बना होगा, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो 4 और 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास, कार्बन मुक्त मूलक के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास भी 1 2
3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा वीडियो रोक के लिख लो 7 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेप्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि सेप्टेट कंप्लीट है। मतलब 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, 7 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो मुक्त मूलक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ किसी भी परमाणु को अस्थाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बताओ बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अष्टक नियम के अनुसार। आप जानते हो कि जब किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो अस्थाई हो जाता है। तो अस्थाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और है कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है? बिल्कुल है, 8 होना चाहिए, 7 ही है। तो इसका मतलब है कि जो फ्री रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बिकॉज स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और है कितना? मात्र 7 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। जब इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण कर लेगा। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसको चाहत है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो। तो इतनी बातें हैं। फ्री रेडिकल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जो हम आगे बताएंगे। कैसे बनता है? जब दो एटम के बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्पेसीज है क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन है, बेईमानी थोड़ी किया है, अपना लेके अलग हो गया है, उदासीन है। सेप्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड बना हुआ है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन और एक अपना वाला इलेक्ट्रॉन रखा, 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था स्टेबल होने के लिए, 7 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि 8 चाहिए और 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे की बात बताते हैं। बढ़िए आगे, बढ़ जाए आगे बच्चों। तो चलो और कुछ पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन रागी, या इसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, लेकिन लुईस अम्ल नहीं है, लुईस अम्ल नहीं है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं लेकिन लुईस अम्ल नहीं होते। ठीक है,
अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और लुईस अम्ल क्या होता है, बात को समझना। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो या इलेक्ट्रॉन पुअर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला भी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब चाहने वाला, प्यार करने वाला, ठीक है, लव यू बोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। कैसे इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, देखो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन था, 7। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन की चाहत है कि नहीं, इसको ये आंखें बिछाए बैठा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की तलाश में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है या इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन के मामले में बेचारा गरीब है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि हमने अभी देखा 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको चाहत है। अब बात करते हैं लुईस एसिड क्या होता है। लेविस लिखा हुआ है बट लुईस पढ़ेंगे हम लोग, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल के बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जान लो। जो एक जोड़ा निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते, can accept at least one lone pair इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। एक जोड़ा का मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल का मतलब होता है कि जिसके पास ऑर्बिटल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन को रखने वाला घर खाली होता है, और वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। आगे आएगा लोन पेयर क्या होता है, तो याद रखना कि जो लोन पेयर यानी कि लोन पेयर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा बस लोन पेयर के बारे में। जैसे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 5 आएगा। तो नाइट्रोजन आप जानते हो कि अमोनिया का निर्माण करता है, ठीक है, NH3। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च होगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी लगा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लगा है, और 3 इलेक्ट्रॉन किसका लग गया, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 में से कितना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने में, 3, बच कितना गया, 2। बताओ कि फ्री के इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फालतू का इलेक्ट्रॉन जिसका कोई काम नहीं है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बच गया, इसी को कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको आप बोल सकते हो बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो लुईस अम्ल जो है यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो एक जोड़ा निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बनाया है उसी को निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैसा
सबस्टांस, वैसा स्पीसीज जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात को समझना जो हम बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये लुईस अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि लुईस अम्ल कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई साहब। इसीलिए फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है परंतु लुईस अम्ल नहीं होता, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और लुईस अम्ल कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को छाप लो, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीच में हमने नॉन पेयर और बॉन्ड पेयर भी डिस्कस करा है, कहीं साइड में आप इसको भी लिख लेना। तो जो चीज आएगा उसको भी हम सारा चीज डिस्कस करते चलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में अगर ढंग से कॉपी कलम लेके बैठे हो, नोट्स बना रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो, तो हम वादा करते हैं कि एक एक चीज आपको सिखा देंगे। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो आगे नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। एक बात और, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है। अब इसका क्या मतलब है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है। 2 चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि आ गया है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, जिसको अनुचुंबकीय बोलते हैं, अनुचुंबकीय। और दूसरा है डाईमैग्नेटिक, जिसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वे होते हैं एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना चाहिए। ठीक। और डाईमैग्नेटिक के लिए ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए। ठीक, तो ध्यान से सुनना। जो फ्री रेडिकल होते हैं मुक्त मूलक, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण फ्री रेडिकल अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होता है अनुचुंबकीय और क्या होता है प्रतिचुंबकीय? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे, चुंबकीय गुण के आधार पे, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं इनको 2 भाग में बांटते हैं, पैरामैग्नेटिक
डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना चाहिए, अनपेयर, अकेला, तलाकशुदा, ठीक है। उसकी श्रीमती भाग गई, अकेले हो गया बेचारा, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना चाहिए। 2 गो अयुग्मित हो जाए तो और बढ़िया है, 3 गो हो जाए तो और बढ़िया है भाई, लेकिन कम से कम 1 गो होना चाहिए, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और वैसे सब्सटेंस जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, ठीक। अब सुनो, हमने बोला कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। इसको लिख लेना आप लोग। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे पैरामैग्नेटिक है। तो देखो, कलर चेंज कर देते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो, जिसके साथ ही बॉन्ड बनाया ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तीनों तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, लेकिन बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ई अनपेयर्ड है कि नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डिफिनेशन हम लिखवा दिए हैं यहाँ पे कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। इसको भी लिख लो, 2 एक्स्ट्रा चीज यहाँ भी आपको हमने बताया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। लास्ट पॉइंट, देखो sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि इसका जो प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 होता है, और इसका जो आकृति या ज्योमेट्री होता है, शेप, वो होता है समतल त्रिकोण या ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अभी भी समझ लो, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अभी हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं। तो 12 क्लास में हो वो तो जानते होंगे, लेकिन जो 11th में हो शायद अभी नहीं पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा सीख लो, फिर जब स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फिर आपको पता चलेगा। अभी इसको देखने के लिए, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये जरूर याद रखना। कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। अब याद रखना, इधर है बॉन्ड और इधर है हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर है इसका शेप। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल। अगर 3 सिग्मा है, ये नया चीज हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, तो आगे जब हम इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, बहुत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, फिर उसके बाद और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। लेकिन अभी ऑर्गेनिक सिखाने के लिए, एक एक बात आपको सिखाने के लिए, जो भी चीज बीच में आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो सीखते चलना सब चीज को, और जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है आपको सिखाने के लिए। अगर उतना में नहीं सीख पाते तो हम बताते ही नहीं। आप याद रखना कि अगर कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो भी एगो सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एगो सिग्मा बॉन्ड। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और शेप इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के चारों ओर तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और शेप होगा जो भी लिखे ना, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल होता है 120 डिग्री। और अगर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और शेप होता है लीनियर, रैखिक, और एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, इतना चीज पहले आप लिखो। तो हमने बताया कि फ्री रेडिकल का मुक्त मूलक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो अभी sp2 कैसे होता है अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है। तो ये बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। अब इधर है, अगर आपको बॉन्ड मालूम है कि कितना सिग्मा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए बच्चों, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर पता रहे कि कितना है तो आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन पता हो गया तो शेप लिख सकते हो, शेप पता हो गया तो उसका एंगल लिख सकते हो। तो लिखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। ठीक, तो अब चलो देखो जरा ध्यान से, जो फ्री रेडिकल हमने बनाया तो आप देख रहे थे कि 3 तरफ से इसका बॉन्ड कंप्लीट था, और एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। डबल रहता तो 2 लाइन होता ना भाई, हाँ तो ठीक है ना तुम्हारी। सिंगल बॉन्ड, तीनों सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड क्या बोले थे हम, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तीनों सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। और याद करो हम बोले कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो शेप क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना, 120 डिग्री। तो इस हिसाब से अब आप फ्री रेडिकल का शेप बना सकते हो। 120 डिग्री के एंगल पे कैसे बनेगा, यही तो बनेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो।
ये हो गया आपका फ्री रेडिकल का शेप, ठीक है, फ्री रेडिकल का शेप। और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन रहता है पी ऑर्बिटल में। तो अभी नहीं समझोगे आप, छोड़ दो, इतना देखो, ये बात है फ्री रेडिकल का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, कोई भी एंगल ले लो 120 डिग्री होगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ये कंप्लीट जानकारी हुआ फ्री रेडिकल के बारे में। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इससे पहले कहीं पे पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इतना डिटेल में फ्री रेडिकल के बारे में इतना सारा चीज, इतना सारा बात आप नहीं जानते होंगे। तो चलो एक बार सारा बात देख लो, हम लोग शुरू से चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हो गया, चलो देखिए, यहां से चल रहे थे हम लोग। देखो, तो मुक्त मूलक की विशेषताएं, फ्री रेडिकल का सैलिएंट फीचर, कैसे निर्माण होता है इसका, होमोलाइसिस के दौरान। उदासीन होता है क्योंकि किसी का इलेक्ट्रॉन न लिया है और न किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन होती है इसके पास में, और 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईस एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है। बट लुईस एसिड नहीं है क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, उसे पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ा में है, तो उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो आप देख रहे हो फ्री रेडिकल के पास ये तीनों तो जोड़ा में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, sp2 होता है। क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, जब 2 रहता तो sp, और 4 सिग्मा रहता तो sp3। शेप कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना 120 डिग्री। ये पूरा मोह माया था फ्री रेडिकल का। तो उम्मीद करते हैं कि आप फ्री रेडिकल के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले लिए होंगे, और अगर इतना चीज याद रखते हो तो भविष्य में कभी भी इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है, मुक्त मूलक का निर्माण, मुक्त मूलक का निर्माण। तो देखो, कई तरीके हैं जिसके द्वारा फ्री रेडिकल का निर्माण किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों निर्माण करेंगे, रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। फ्री रेडिकल बनेगा तभी तो उसपे कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो कैसे मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है। तो पहला तरीका है बाय होमोलाइसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बंधन। अब तो समझ ही गए हो सिग्मा बंधन किसे कहते हैं, इसीलिए जो जो चीज आ रहा है उसको बीच में डिस्कस कर रहे हैं।
सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और डबल में भी एगो सिग्मा होता है और ट्रिपल में भी एगो सिग्मा होता है। तो सिग्मा का मतलब ये मत समझने लगना कि केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा बंधन के समांश विखंडन से, समांश विखंडन से, जैसे देखो एक्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और हम इसको हीट किए, टेम्परेचर दिए, ठीक है, एनर्जी दिए, तो इसका हो गया होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन लिया अनारकली डिस्कोचली और दोनों हो गया अलग। यहाँ पे आपको मिल गया फ्री रेडिकल। तो सिग्मा बॉन्ड के समांश विखंडन से आपको फ्री रेडिकल मिलता है, मुक्त मूलक मिलता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं पेरोक्साइड का, ROOR, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। दो ऑक्सीजन जब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो उसको पेरोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एनर्जी दिया तो फिर से चूंकि दोनों समान परमाणु है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको RO, ये कितने, 2, ये मिल गया आपको फ्री रेडिकल। तो इस तरह से ये पहला तरीका हुआ फ्री रेडिकल निर्माण का। सिग्मा बॉन्ड का समांश विखंडन करवा दो, दोनों एटम अपना एकक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, आपको फ्री रेडिकल मिल जाएगा। कई बार रिपीट हो गया ये बात, अब तो जेहन में समा जाना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ूं। दूसरा है बाय ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। दूसरा तरीका क्या है, स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया के द्वारा, स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया के द्वारा, बाई ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन, खुद से प्रेरित होना। इसका एक अर्थ है, फ्री रेडिकल के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है। क्या मशहूर है? कहावत मशहूर है कि एक फ्री रेडिकल, एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करता है। मतलब वन फ्री रेडिकल generate another free radical। एक किस्सा मशहूर है इसके लिए, फ्री रेडिकल के लिए। एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करता है। कैसे? देखो, जैसे अपने पास एक फ्री रेडिकल है और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, तो इसका ऐसा गुण है कि एक जो फ्री रेडिकल है वो इसके यहाँ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। मतलब बात को समझना उदाहरण से, जैसे मान लो एक तो जिंदगी झंड है, अपने तलाक ले लिया है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गई, ई ससुरा अकेले पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी विदुर आदमी अकेले रह नहीं सकता, अपन जिंदगी झंड कर लिया है, अभी इसका जिंदगी झंड करेगा, ठीक है। यानी अपने तो अकेले है ये है, अभी दूसरा के भी चैन से नहीं रहने देगा, उसके यहाँ डोरी डालेगा और उसका भी घर तोड़वा देगा। अर्थात वन फ्री रेडिकल जनरेट अनदर फ्री रेडिकल। एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के अपनी ओर आकर्षित करेगा, बोलेगा कि तो उसके साथ क्यों जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो, चांद के पार चलो, तारों के शहर में ले चलेंगे, ठीक है।
तारों के शहर में ले जाने का लालच देके और हाइड्रोजन को अपना ओर आकर्षित किया। अब ये हाइड्रोजन इसके झांसे में आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो इस हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ई बना लिया HX। अभी तारों के शहर में ले जाएगा कि कुआं में ले जाके ढक देगा, ये तो बात की बात है, लेकिन इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, HX बना लिया और यहाँ पे एक दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस। ठीक है, एक दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो आया ना फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरे का निर्माण कर दिया, दूसरे फ्री रेडिकल का। अभी देखो, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब क्या है, हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल है, तो अभी हाइड्रोजन भी अपना बदला ले लेगा। ठीक है, अभी X के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वही कहानी फिर से शुरू होगा कि इलेक्ट्रॉन का लालच देके X को अपनी ओर खींचेगा और फिर से HX बनेगा और X के पास, इस वाले X के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक और फ्री रेडिकल का निर्माण, एक और फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो इस तरह से दूसरा तरीका है स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया के द्वारा, खुद से उत्प्रेरित करके फ्री रेडिकल का निर्माण करना, अर्थात एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक का निर्माण करता है। वन फ्री रेडिकल जनरेट अनदर फ्री रेडिकल, ये दूसरा तरीका हुआ फ्री रेडिकल का निर्माण का। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो नेक्स्ट। बाय यूज ऑफ मेटल, तीसरा तरीका है धातुओं के प्रयोग द्वारा, बाय यूज ऑफ मेटल। जैसे देखो, R और X के बीच में बॉन्ड था और यहाँ पे हमने क्या करा, सोडियम मेटल का यूज कर लिया। तो आप जानते हो कि सोडियम यानी कोई भी मेटल में गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। ठीक है, क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा X को। अब X एक इलेक्ट्रॉन लेके, अब X इलेक्ट्रॉन, X के पास एक इलेक्ट्रॉन मिला तो X पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस। Na प्लस और X माइनस मिलके NaX बना लेगा। जैसे मान लो X की जगह पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, हाइड्रोजन है। तो अभी मान लो क्लोरीन है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया। तो सोडियम के पास ये जो बॉन्ड में अपना वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपना बेचारा अभी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, X अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिला, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, जिसके वजह से X पे क्या आ गया, माइनस। अभी Na प्लस और X माइनस, NaX बना लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो R पे फ्री रेडिकल। इस तरह से फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। ऐसे भी होता है, धातु के प्रयोग द्वारा भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। आप सोचोगे कि गुरुजी गलती बताया, क्या गलती बताए, जब ये अलग हुआ और X पे माइनस आया तो R पे प्लस आना चाहिए था। ना जी ना, बात को समझो ध्यान से कि पहले तो क्या हुआ कि लालच दिया एक इलेक्ट्रॉन का कि इसके साथ रहे में कोई फायदा नहीं है, वो मर जाएगा, बीच में जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, मेरे साथ हो, ठीक है, जवान आदमी है। तो ये बुलाया इसको, लालच क्या दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सब दहना गिट्ठो बनवा देंगे। तो ये लालच दिया एक इलेक्ट्रॉन का, किसका लालच दिया, एक इलेक्ट्रॉन का लालच दिया। तो ये क्या किया कि जब इसको एक इलेक्ट्रॉन का लालच दिया तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके बाहर हो गया। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, ना प्लस ना माइनस। लेकिन X पे माइनस इसलिए आया तो सोडियम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे प्लस हो गया, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला एक्स्ट्रा तो क्लोरीन पे माइनस हो गया, NaCl बना लिया, NaX बना के बाहर हो गया, प्लस माइनस खत्म, और यहाँ पे आपको मिल गया फ्री रेडिकल।
तो एक तीसरा तरीका था आपको फ्री रेडिकल निर्माण करने का, ठीक है, लिख लो। और एक और लास्ट तरीका है बाय होमोलाइसिस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के समांश विखंडन से, पाई बॉन्ड के समांश विखंडन से। तो जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमने इसको हीट करा, तो देखो यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अभी बताएं कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है। कौन? पाई बॉन्ड। तो थोड़ा सा एनर्जी हीट वगैरह दोगे तो ये बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इस तरह से भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो ये 4 तरीका था जिससे आप फ्री रेडिकल का निर्माण कर सकते हो। पहला सिग्मा बॉन्ड के समांश विखंडन से, दूसरा स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। अब ये सारा चीज आगे रिएक्शन में यूज होने वाला है। तीसरा किसी मेटल का प्रयोग करके आप इसका निर्माण कर सकते हो। और चौथा जब पाई बॉन्ड टूटता है बराबर बराबर हिस्से में तो भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फिर पूरा कहानी फ्री रेडिकल का था बच्चों, अब कुछ भी नहीं बचा। फ्री रेडिकल के बारे में जितना जानकारी हो सकता था वो मैंने आपको बताया। एक चीज और सिर्फ इसमें है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फ्री रेडिकल में जब रिएक्शन करके कायरल प्रोडक्ट बनता है तो वे रेशमिक मिक्सचर का यानी रेशमिक मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है आपके लिए, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानोगे तो आप समझ जाओगे। तो 12th क्लास के स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो इसीलिए उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो 11th वाले हैं तो थोड़ा सा धीरज रखो, आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी 99% चीज फ्री रेडिकल से रिलेटेड जो होता था हम लोगों ने कवर किया। तो एक बार वीडियो देख लो, दोबारा जो नोट्स बनाए हो उसको पढ़ लेना। आई होप पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो इसको। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोकेटायन। पहला इंटरमीडिएट खत्म हुआ फ्री रेडिकल। अब दूसरा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन या इसको हिंदी में कार्बधनायन कहते हैं। कार्बधनायन क्या होता है, जब कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसी को कहते हैं कार्बधनायन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। धन आवेशित कार्बन को कार्बधनायन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बधनायन कहते हैं। धन आवेशित कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बधनायन कहते हैं। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान से सुनो, बहुत आसान बात है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। देखो कार्बन है और यहाँ पे मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। आप जानते हो कि क्लोरीन जो है कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन की तुलना में क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और क्लोरीन के तुलना में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कम विद्युत ऋणात्मक होता है। समझ रहे हो बात को,
कार्बन के तुलना में क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और ना सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन बल्कि अब मजबूत है ना क्लोरीन कार्बन से, तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। तो यहाँ जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लगा है बॉन्डिंग में और यहाँ जो क्लोरीन का लगा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खींचा जाएगा? क्लोरीन के द्वारा। तो अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, इसी को प्यार से कार्बोकेटायन कहते हैं। और किस तरह का विखंडन हुआ? हेटेरोलाइसिस हुआ। हेटेरोलाइसिस यानी यहाँ पर विसमांश विखंडन हुआ बच्चों, विसमांश विखंडन हुआ। दोनों इलेक्ट्रॉन जब किसी एक एटम के द्वारा ले लिया जाता है तो विसमांश विखंडन कहते हैं। पूरी तरह से बेईमानी हुआ है, ये क्या हुआ है? बेईमानी हुआ है, ठीक है। और बेईमानी मतलब विसमांश विखंडन, हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा ले लिया गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी को हम कार्बोकेटायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब कुछ विशेषताएं हैं कार्बोकेटायन की भी, इसको लिख लो तो आगे बताते हैं। तो चलो आगे बढ़ा जाए, देखें इसका विशेषता, साइलेंट फीचर्स ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की समझ रहे हो ना हिंदी इसका? कार्बोकेटायन की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। पहली जो चीज है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, मतलब धनावेशी स्पेसीज है, धनावेशी स्पेसीज है, धनावेशी स्पेसीज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है। दूसरी बात, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अष्टक अपूर्ण है, अपूर्ण है, अष्टक पूर्ण नहीं है। इसका भी अष्टक पूर्ण नहीं है। कैसे पूरा होगा? इसका तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ठीक है। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। बाहरी शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बोकेटायन के बाहरी शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? देखो, कार्बन यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट बात, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, सो डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। आप समझ रहे हो बात को? 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गुने 3 का जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है यहाँ पे, सब जोड़ा जोड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अभी मैंने बताया पहले कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? पेयर्ड है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। क्लियर है यहाँ तक? कार्बन पे धनावेश है, अष्टक पूरा नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन गायब है यहाँ से, तो मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ा जोड़ा में है, इसलिए ये डाईमैग्नेटिक होगा।
नेक्स्ट लिख लेना आप लोग रोक के वीडियो को। तीन सिग्मा sp2 तो ये भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका भी एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, कैसे देखो, तीन सिग्मा है ना, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, तो तीन सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको बताया ना कि sp2 होगा, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना होगा 120, यानी इसका भी शेप कुछ इस तरीके का ही होने वाला है। ठीक है, एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, और कार्बन पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज। ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। ठीक, तो ये है कार्बोकेटायन। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। अष्टक अपूर्ण है क्योंकि मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ यहाँ और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसीलिए डाइमैग्नेटिक होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा सेम। नेक्स्ट कार्बन आयन, अभी लास्ट टॉपिक है कार्बन आयन। कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन क्या होता है, तो जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है उसे हम बोलते हैं कार्बन आयन। कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं, कार्बन आयन। ठीक है, कैसे ऋणावेश आ जाएगा कार्बन पर भाई, और डिफाइन अगर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं निगेटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बन आयन, कार्बन आयन। ऋणावेशी कार्बन को कार्बन आयन कहते हैं। कैसे बनता है ये भी हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो लिथियम तो धातु है, लिथियम क्या है, धातु है, और ये बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अधातु की तुलना में धातु कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण नहीं होता, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसके तुलना में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। लिथियम के तुलना में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा बेईमान है। तो अब बॉन्ड को कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण नहीं पाया जाता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। तो अब बेईमानी कौन करेगा, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन ने बेईमानी करा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला तो लिया ही, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम वाला भी ले लिया। अपना वाला लेता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेता तो फ्री रेडिकल बनता, एक इलेक्ट्रॉन एक टिप लिया हम साथ देते। लेकिन इसने क्या करा, लिथियम के इलेक्ट्रॉन का बेईमानी कर लिया, तो अब इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और चूंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन गया तो लिथियम नंगा भूखा बेचारा चिल्लाते रहेगा, लिथियम पे प्लस आ गया, तो कार्बन पे माइनस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन, कार्बन। कार्बन, ठीक है, कार्बन में माइनस आ जाए तो कार्बन आया। ये भी किस तरह का विखंडन हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, विषमांश विखंडन, यहाँ भी बेईमानी हुआ है, बट बेईमानी किसने करा, कार्बन ने। और जब कार्बोकेटायन बन रहा था तो बेईमानी कौन कर रहा था, क्लोरीन, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम था वो बेईमानी कर रहा था।
अभी कार्बन में कोई मान लिया, मौका मिला तो नहीं छोड़ा, ठीक है, लिख लो कार्बन आयन हो गया। चलो अब लास्ट टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ कार्बन आयन। साइलेंट फीचर ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की मुख्य विशेषताएं। पहली बात, निगेटिव चार्ज स्पेसीज रीनावेसी स्पेसीज। और दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग मिलने वाला, कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट इसका अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है। कैसे अष्टक पूर्ण है, ध्यान से सुनो। माइनस चार्ज, तो बताओ ई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और माइनस चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस क्यों आया कार्बन के पास, क्योंकि एक अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनाने में डाला था वो वाला भी खींच लिया, और एक जो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन था वो भी खींच लिया। तो ये माइनस का मतलब भी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका अष्टक पूर्ण होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। देख रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 गुने 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा हुआ कि नहीं, 2-2 इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा हुआ, तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए सो डाइमैग्नेटिक। डाइमैग्नेटिक क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसीलिए क्या होता है, डाइमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। एक बात, उसके बाद याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। इलेक्ट्रॉन का धनी होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का धनी कैसे है, क्योंकि दूसरे के इलेक्ट्रॉन दड़प के बैठल है ना, मार दिया है लिथियम वाला एगो, तो दूसरा वाला मार दिया है, तो इसको टेंशन है कि किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक अपन वाला फ्री रख ले और एक दूसरा के दड़प के बैठल है, तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन धनी है। इलेक्ट्रॉन धनी है, लिख लो। रीनावेसित कार्बन को कार्बन आयन कहते हैं। अष्टक इसका पूर्ण होता है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसीलिए प्रतिचुंबकीय है, इलेक्ट्रॉन धनी है, कहा कि किसी दूसरे से बेईमानी करके बैठा है, ठीक। कुछ और बात लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेक्चर समाप्त होने के बाद फटाफट उतारना है, ठीक है। चलो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण क्या होगा, sp sp2 की sp3। तो जरा ध्यान दो, माइनस, ठीक है। देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और ये माइनस का मतलब होता है सिग्मा। काहे काहे, अभी तक तो ना बताए थे। देखो, सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन जिसके साथ ही बॉन्ड बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी एक बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। दोनों एटम का एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझेदारी होगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा।
तो अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। नहीं समझे? एक उदाहरण से, जैसे 4 आदमी मार्केट गए, चारों के पास 100 रुपया है, 3 ने 100 रुपए का 3 ने अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीद लिया, चौथे ने खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि उसके यहाँ बच्चा नहीं था। ठीक है, 3 आदमी ने अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा 100 रुपया में, और चौथे के पास 100 रुपया था लेकिन उसके घर में बच्चे नहीं थे इसलिए उसने खिलौना नहीं खरीदा। लेकिन बताओ, अगर काउंटिंग होगा कि टोटल कितना खिलौना है तो हम चौथा आदमी को भी खिलौना काउंट करेंगे, क्योंकि वो 100 रुपया में कभी भी खिलौना खरीद सकता है। जितना खिलौना वो लोग खरीदे हैं उतना खरीदने के लिए उसके पास पैसा मौजूद है, भले खरीदा नहीं है। वही बात यहाँ पे है कि ये 3 गो बॉन्ड बन चुका है और ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, अभी बॉन्ड बना नहीं है, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है। तो टोटल कहे वो 2 सिग्मा 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल चतुष्फलक बोलते हैं इसको, चतुष्फलक, और एंगल होगा 109 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि माइनस के कारण। ठीक है, माइनस के कारण एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कार्बन आयन जो है इस पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो इस तरह से आपका कार्बन आयन भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दोनों के बारे में एक बात और बताना है हमको। इसको देखो क्या है, देखा जाए। कार्बन आयन ऋणावेशित कार्बन होता है, अष्टक पूर्ण होता है, क्योंकि देख रहे हो 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन पीरियड है, सब कुछ लिख दिया है कैसे कैसे कहाँ पे है। तो सारे इलेक्ट्रॉन की उम्मीद है तो प्रति चुंबकीय इलेक्ट्रॉन धनी होता है, दूसरा के बेईमानी करके बैठे है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, अभी कभी भी वो बना सकता है 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब एक बात और बताना है, देखो कि जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन और ये कार्बन आयन, कार्बोकेटायन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार से? 3 बॉन्ड के रूप में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप देख लो कि कार्बोकेटायन है और ये कार्बन आयन है, तो इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड के रूप में है, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड इसके पास भी 3 ही है और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो आप याद रखना कि कार्बोकेटायन जो होता है वो लुईस अम्ल होता है। अभी समझाते हैं, लुईस अम्ल होता है, लुईस एसिड। अभी डिस्कस किए थे ना जब फ्री रेडिकल पढ़ा रहे थे, तो लुईस अम्ल किसको कहते हैं? जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो बताओ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लुईस अम्ल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए लुईस एसिड है। और इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो कैन डोनेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले उसको लुईस अम्ल बोलते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग सके उसको लुईस क्षार बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। कार्बोकेटायन क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं।
और कार्बन आयन क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। ये पूरा हमारा आज का लेक्चर था रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। कार्बनिक मध्यवर्ती के ऊपर हमने आज फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन डिस्कस किया। कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल, कार्बन पे प्लस तो कार्बोकेटायन, कार्बन पे माइनस तो कार्बन, ठीक है। तो ये सारा बात कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। और आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं नोट्स जरूर बनाना, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दिन भर क्लास लेने के बाद शाम को रात में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसीलिए इसका लाभ आपको भी मिलना चाहिए और हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।